हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीबॉडी, भारत माता की जय। प्लीज बताइए मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? मैं दिखाई और सुनाई आप लोग को दे रहा हूं। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? प्लीज डू लेट मी नो। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? नमस्कार बेटा, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं ठीक हूं, आप लोग कैसे हो? जय हिंद, जय हिंद। चलो, तो लास्ट क्लास के अंदर हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे और आज की क्लास के अंदर हम जो एटमॉस्फेयर का बचा हुआ पॉइंट है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन जाना था, जिसके अंदर मैंने आप लोग को जिसके अंदर मैंने आपको गैसेस के बारे में बता दिया था। आज मैं आप लोग को वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल के बारे में बताऊंगा। थोड़ी सी और चीजों में जाकर के, और डिटेल में जाकर के हम चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ओके। तो टुडे वी विल गोइंग टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो भाई। तो कल मैं आपको गैसेस के बारे में बता रहा था। उन्हीं गैसेस में से कुछ गैसेस को हम बोलते ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको वीनस प्लैनेट के बारे में बताया था। जब वीनस के बारे में बताया था, उसका मैकेनिज्म बताया था दैट इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसकी कहानी में मैंने आपको बहुत आराम से बताया था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अंदर आने देती है और बाहर जाने नहीं देती है। हाँ, दादाजी की तबीयत अब हमेशा के लिए ठीक है। दादाजी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया दादाजी का 16 तारीख के दिन। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती, कैसे इंपैक्ट करती? हमारी धरती के लोअर एटमॉस्फेयर के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। द प्राइमरी गैसेस जो कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो कौन कौन सी होती है? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 50 से 500 साल तक एटमॉस्फेयर में रहती है। फिर आती है वाटर वेपर। वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसको कभी गलत मत समझ लेना। मतलब वाटर वेपर धरती का तापमान बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट ग्रीन हाउस गैस है और उसके साथ रिएक्शन भी करती है। नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये ग्रीन हाउस गैस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, आज हम सम अदर गैसेस विच, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली रिएक्ट विद ग्रीन हाउस गैस एंड अफेक्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। देखो, ये जो गैसेस है जिनको हम बोलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, ये ऐसी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस से रिएक्ट करके उतनी खतरनाक हो जाती है। तो ये ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है। अपन करते हैं ना इस बारे में बात, हम करते थोड़ा पढ़ते हैं अभी। देखो, ये ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सिर्फ ये वाली, जिनका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है, जो धरती के तापमान को गर्म करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये हम पढ़ चुके। बट ये गैसेस इनसे रिएक्ट करके उतनी ही खतरनाक हो जाती है। तो ये दोनों गैसेस के नाम हमें याद रखना है। कौन कौन सी, फिर से सुन लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि 50 से लगभग 500 साल तक एटमॉस्फेयर में रहती है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बार ऐड हो गई तो आपकी 5 पुश्तें निकल जाएगी, जब तक कि वो एटमॉस्फेयर को छोड़ेगी नहीं। वाटर वेपर, वाटर वेपर भी अपने आप में ग्रीन हाउस का काम अदा करती है। फिर मीथेन जो गोबर गैस से निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन जो रक्षा करती है, वही ओजोन एम्पल अमाउंट में गर्मी भी क्रिएट करती है।
आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इसको क्यों बोलते गुरुजी? क्योंकि ये जो गैसेस है ना, ये कांच की तरह काम करती हैं। यूरोपियन कंट्रीज जो होती है वहां पर इतनी गर्मी नहीं होती जितनी भारत में या किसी ट्रॉपिकल इलाके पर आई जाने वाली कंट्री में हो। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पर हमारे जैसी फसल लगाने के लिए, जो कि गर्म इलाके में पाई जाए, टमाटर और ऐसी फसल लगाने के लिए क्या करते, कांच के घर बनाते और उस कांच के घर के अंदर पौधे लगाते। सर ऐसा क्यों करते ये लोग? इसलिए करते क्योंकि ये कांच है ना, सूरज की रोशनी को आने तो देता बट इतना जल्दी जाने नहीं देता बाहर। जैसे कि कार का शीशा, अब कार धूप में रहती है तो गर्म हो जाती है एकदम आग। क्यों? क्योंकि वो कांच रोशनी अंदर आने तो दे रहा बट बाहर जाने नहीं दे रहा। अगर आप थर्मल कैमरे से देखोगे तो आप कार, आपको एकदम से गर्मी में रखी हुई कार एक रेड स्पॉटेड जोन में दिखेगी। वैसे ही ये ग्रीन हाउस का होता है कि ये गैसेस अंदर की तरफ आने तो देती, बाहर जाने नहीं देती, तो ये ग्रीन हाउस गर्म होता रहता है। तो इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया है कि रेडिएशन को आने देना और जाने नहीं देना, और इसकी वजह से तापमान बढ़ता है। यूरोपियन कंट्रीज इसका बेनिफिट भी उठाते हैं। अगला जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलो, हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। 78% लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, वेरी गुड। अगला पॉइंट आ जाएगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के ऑप्शन तो हम जानते हैं ना, वो ऑप्शन यहां से हट गए कि पहला स्टेटमेंट दूसरे को जस्टिफाई कर रहा, दोनों सही होंगे तो स्टेटमेंट 1। पहला दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहा बट दोनों सही होंगे तो स्टेटमेंट नंबर 2। पहला दूसरे को जस्टिफाई कर रहा बट दूसरा गलत, पहला सही है और दूसरा गलत है, स्टेटमेंट 3। पहला गलत है और दूसरा सही है, स्टेटमेंट नंबर 4। ये जो हम स्टेटमेंट वाले करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाई द राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है धरती के ग्लोबल यानी पूरे इस वैश्विक का, पूरे इस विश्व का तापमान धीरे धीरे ग्रो करना, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फियर कॉज द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर राइज करता ग्लोबल सरफेस के तापमान को। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट नंबर 1 को जस्टिफाई कर रहा है। तो जो पहला स्टेटमेंट होता है इसके ऑप्शन का, वो सही होगा यहां पर। अगला जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा नहीं है? वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस बट ये ग्रीन हाउस से रिएक्ट करके उतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी 2015 इंडिया ने पूछा था। अभी मैंने आपको बताया था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस बट ये उसके साथ रिएक्ट करती है। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन, व्हेन हीट रेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ गैस, अर्थ जब अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हीट की वेव तो गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड डू नॉट अलाउ देम टू एस्केप, उनको एस्केप नहीं होने देती। हमारी धरती के लोअर एटमॉस्फेयर में उनको बनाए रखती है उसकी गर्मी को। इस वजह से क्या होता है कि धरती का तापमान धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। जब हीट अप होता, तापमान बढ़ता है, तो उन गैसेस को क्या बोलते हैं? इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। एनडीए 2015 का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। अब आ जाएगा ओजोन के बारे में। ओजोन गैस को हम सभी लोग प्राण की रक्षा करने वाला भी बोलते हैं। सूरज से जब किरण आती है तो सूरज की किरण का आपने विखंडन यानी सोलर स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम? हाँ सर, हमने सभी ने पढ़ा। विबग्योर, विजिबल, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी रंग होते थे उसमें विबग्योर आपने पढ़ा था ना, वो विजिबल लाइट का विखंडन था। जब आप पूरी रोशनी का विखंडन करोगे ना तो वो कुछ टुकड़ों में टूटेगा। एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियोवेव, इतने फॉर्म में वो टूटेगा। तो इसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेस है जो तीसरे नंबर पर आती है, गामा रेस, एक्स रेस और अल्ट्रावायलेट रेस, तो जो तीसरे नंबर पर आती है अल्ट्रावायलेट रेस धरती पर पेनिट्रेट ना कर जाए, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा धरती की सतह पर ना पहुंच जाए, इस चीज के लिए आसमान में धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है ओजोन। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है और सूरज की किरण से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से लड़ करके उसे रिटर्न भेज देती है। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन नहीं रोकेगी तो वो अल्ट्रावायलेट धरती पर आएगी और वो पराबैंगनी करंट कैंसर कोजिंग होती है, जो कि आपको स्किन कैंसर कर देगी।
इतनी ज्यादा उनका रेडिएशन होता है। तो ओजोन इज सस्पेंडेड इन लोअर एटमोस्फियर, जगह का नाम होता है पर्टिकुलर स्ट्रेटोस्फियर। लोअर एटमोस्फियर मतलब स्ट्रेटोस्फियर, जो कि लगभग हमें 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पे मिलती है। 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पर यह पाई जाती है। द थिकनेस इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। अब ये धरती गोल है, अब धरती के ऊपर उस लेयर का एक गोला बना हुआ है, तो उस गोले की जो मोटाई है, उस मोटाई को नापने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते थे, डॉप्सन। जैसे हर चीज को मापने के लिए एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्काई के अंदर पाई जाती है, उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को मापने के लिए हम डॉप्सन नाम की यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। ओजोन होल क्या होता है गुरुजी? आसमान के अंदर जो ओजोन पाई जाती, उस ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन, एक मिनट रुको, तो डॉप्सन यूनिट जो है वो उसकी मोटाई को नापता है। जहां जहां ओजोन की गैस में मोटाई कम हुई थी, वहां ओजोन पतली हुई थी। जहां ओजोन पतली हुई थी, वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदर घुस गई थी, तो इसीलिए ओजोन में होल हुआ था। अब ओजोन के होल की कहानी के बारे में कुछ बताओगे क्या सर? एक छोटी कहानी जानते कि धरती का जो सदर्न पोल है, जिसका नाम है अंटार्कटिका, साउथ पोल जिसका नाम है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में होल हुआ था। मतलब जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पर ओजोन की जो परत है, उस परत के अंदर विखंडन हुआ और वहां पर पराबैंगनीकरण एंटर कर गई थी, ओजोन में होल हुआ था। अब जब लोगों को पता चला था कि धरती को बचाना बहुत जरूरी है, ये दिक्कत देगा, इससे जानवर मरेंगे, वनस्पतियां खत्म होगी, लोगों को नुकसान पहुंचेगा, तो बचाना शुरू किया गया। जब शुरू किया गया तो पता चला कि ओजोन के डिप्लेशन के लिए सबसे जिम्मेदार चीज है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो लंबे समय तक स्काई के अंदर होती है। तो इस सीएफसी के कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में कम करने के लिए हमने सीएफसी को बैन कर दिया। धरती के सारे महान देश, बड़े देश इकट्ठा हुए एक जगह पर, उस जगह का नाम था मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल नाम की जगह पर 1987 में सारी कंट्री इकट्ठा हुई। मॉन्ट्रियल कहां पर है गुरुजी? वैसे तो आपको सर्च करना चाहिए, बट मैं लिख दे रहा हूं, कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर सारे लोग इकट्ठे हुए 1987 को 16 सितंबर के दिन। 16 सितंबर के दिन ये सारे लोग इकट्ठे हुए मॉन्ट्रियल नाम के शहर में, और इन सभी लोगों ने एक प्रोटोकॉल साइन किया। सर प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून। किसी भी चीज को करने के लिए हम नियम बनाते हैं कि यह नियम ऐसा रहेगा कि हर छात्र को परीक्षा देने से पहले उसको अपने साथ साथ अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपने साथ एक बॉल पेन लेकर के जाना होगा। किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक गैजेट उसके हाथ में नहीं होना चाहिए, जैसे कि घड़ी। अगर होगी तो नॉर्मल एनालॉग वो कुछ वहां पर काम करेगी। ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक नियम है। तो वैसा ही इन लोगों ने मॉन्ट्रियल नाम के शहर में 1987 में 16 सितंबर के दिन एक प्रोटोकॉल साइन किया। इस प्रोटोकॉल को वर्ल्ड फेमस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता। मॉन्ट्रियल में जगह पर साइन हुआ एक सेट ऑफ रूल्स, एक प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल के अंदर सीएफसी को बैन किया गया। जब सीएफसी को बैन किया गया तो बैन करने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सदर्न पोल पर, अंटार्कटिका पर ओजोन में होल हुआ था, वो होल ऑटोमेटिकली ओजोन ने भर दिया और ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन फिर से खिलखिला गया। मतलब जो ओजोन में होल था, वो होल पूरा गायब हो गया। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसिडर्ड एज ए मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंट प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा इसको सफल प्रयास माना जाता है किसी भी पर्यावरणिक चीजों के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए। इसको एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल माना जाता है। इसी दिन से हम 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सर अंटार्कटिका पर लोग नहीं रहे, वहां पर कोई लोग नहीं रहता, वहां पोल्यूशन भी नहीं होता, फिर होल वहां क्यों हुआ? होल चाइना के ऊपर क्यों नहीं हुआ? होल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं हुआ?
होल दुनिया के गंदे शहरों के ऊपर जहां पर बहुत ज्यादा कचरा है, बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ वहां पर? हो इसकी कहानी आज ही के लेक्चर में आगे जानेंगे, थोड़ा सस्पेंस बना के रखो। अब द होल इज इन द रीजन ओवर, कहां पर होल हुआ था? अंटार्कटिका मेनली कोज्ड बाय, अंटार्कटिक मेनली कोज्ड बाय सीएफसी, अंटार्कटिक कोज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, आर्कटिक कोज्ड बाय सीएफसी और आर्कटिक कोज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। सीडीएस 2 2024, बहुत ज्यादा पुराना नहीं, एकदम नया ताजा प्रश्न है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। आंसर करो, पानी पी का। मेरी राह तके अखियां, धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा, मेरा दीप कहाँ? बड़े इशारा, चंदा तू है कहाँ? चंदा तू है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत शानदार। कारण क्या होगा हम आज पढ़ ही लेंगे। मोस्ट ओजोन गैस अबाउट 90% इज लोकेटेड इन विच एटमोस्फेरिक लेयर? कौन सी लेयर के अंदर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है? आइनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या मिजोस्फियर? सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। आजा सांझ में मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, बताऊं ना कहाँ मैं, झरने से पाऊं स्ट्रेटोस्फीयर में मैंने पढ़ाया था, कोई बात नहीं, आगे भी पढ़ाऊंगा आज ही। अगला पॉइंट है जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ओजोन इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ओजोन 15 से 55 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओजोन गैसेस केमिकल रिएक्शन से भी बनाई जाती है ऑक्सीजन को यूज करके। 16 नवंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर के बनाई जा सकती है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं मेंशन कर दूं पहले, यूपीएससी सीएससी, साल मुझे याद नहीं, कुछ था ऐसा। मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। सी 16 नवंबर को नहीं बनाया जाता है, 16 सितंबर को बनाया जाता, आज मैंने पढ़ाया था, ये गलत हुआ। दूसरी बात कि ओजोन को गैसियस केमिकल रिएक्शन से भी बनाया जा सकता, O3 होता है ये जनरली, ऑक्सीजन को यूज करके इसको बनाया जाता। अगला जाएगा वाटर वेपर, गैसेस वाला पोर्शन हमारा यहां पर कंप्लीट। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। डन। सर हाइट 30-80 किलोमीटर, ठीक है ना? 50 से 80 लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था मैंने? 50 से 80 लिखा था हाइट। एक बार हाइट हम कंफर्म कर लेंगे, बट वो हाइट वाला जो है ना मोटा मोटा ऑप्शन है, वो उतना गलत नहीं है, क्योंकि वो तो 50 तक पहुंच रहा है जहां तक वो पाई जाती, बट ये एकदम गलत है, श्योर शॉर्ट गलत है। ए ऑप्शन नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा बेटा, क्योंकि वो तो 55 किलोमीटर तक पहुंच जाता, वहां तक तो हाइट है, वहां तक तो ओजोन मिलने लग जाती, ये तो सही है, बट
ये 16 नवंबर ये एकदम 100% गलत है। कोई कोई सा तो एलिमिनेट हो रहा है, बट ये तो ओरिजिनली गलत है। चलो आगे बढ़ते। व्हाट इज वाटर वेपर? तो इट कंटेंट 0 to 5% वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखना कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 0 से लेकर के 5%, एटमॉस्फेयर को आप 100 मान लो, तो इस 100 का लगभग 5% भाग जलवाष्प या वाटर वेपर से भरा हुआ है। पूरे इलाके के अंदर वाटर वेपर मौजूद है। आप जो देखते हो ना कि हम पानी की बोतल को फ्रिज से निकाल करके बाहर रखते हैं और उस बोतल के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती है, वो पानी की बूंदें बोतल के अंदर की नहीं है, वो पानी की बूंदें इस एटमॉस्फेयर की है जो वहां जाकर के इकट्ठा हो चुकी है। ओके, तो वाटर वेपर 100 में से 5% है। क्लाइमेटिकली इट प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल। क्लाइमेट के आधार पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब बारिश कराने के लिए, बारिश जो होती है, बादल जो बनते, सब वाटर वेपर के कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है। तो दे प्ले अ क्रूशियल रोल। द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर इज रिसीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडीज। समंदर के पानी के ऊपर जब रोशनी गिरेगी तो उस रोशनी से भाप बन के जो जाएगा, दैट इज अ वाटर वेपर। एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो इवापोरेशन की दर है वो तापमान के ऊपर निर्धारित रहती है, और हम सब जानते हैं इक्वेटर के पास तापमान ज्यादा होता है, इसलिए इवापोरेशन इक्वेटर पर ज्यादा होगा और बादल इक्वेटर पर ज्यादा बनेगा और बारिश सबसे ज्यादा इक्वेटर पर होगी। तो पूरे वर्ल्ड में रोजाना अगर किसी जगह पर बारिश हो रही तो दैट इज इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा, जहां गर्मी ज्यादा वहां भाप ज्यादा, जहां भाप ज्यादा वहां बादल ज्यादा, जहां बादल ज्यादा वहां बारिश ज्यादा। तो इक्वेटर के घने जंगल जहां एनाकोंडा जैसा बड़ा सांप पाया जाता है, ऐसे जंगल जिनको आप 1 मीटर के बाद का ना देख पाओ, ऐसे जंगल जिनको आसमान से देखोगे सिर्फ नदियों के किनारे मिट्टी दिखेगी, बाकी पूरा हरा दिखेगा, ऐसे जंगल जिनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये कब बने? जब बारिश ज्यादा हुई। और बारिश कब हुई? जब उस इलाके पर इवापोरेशन रहा। तो याद रखिएगा, द इवापोरेशन इज हाई नियर इक्वेटर एंड लो नियर पोल। इक्वेटर पर रोशनी ज्यादा गिरने की वजह से इवापोरेशन ज्यादा और पोल तक जाते जाते घटने लगती है। इन ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर वाटर वेपर इज 2.6%। जो ट्रॉपिकल इलाका होता है 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, वहां पर वाटर वेपर आपको 2.6% मिलेगी। जब आप 50 डिग्री पर चले जाओगे तो वाटर वेपर 0.9% हो जाएगी। फिर जब आप 70 डिग्री पर चले जाओगे तो वाटर वेपर 0.2% हो जाएगी। और जब आप पोल तरफ चले जाओगे तो वाटर वेपर और रिड्यूस हो जाएगी, है ना। 90% ऑफ वाटर वेपर रिमेन ओनली अप टू द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। लगभग 5 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। ग्रेविटी इसको खींच के रखती है। ग्रेविटी वाटर वेपर पे लगती, इनको खींच के रखती, नीचे दबा के रखती, तभी तो लोअर एटमॉस्फेयर का पानी तापमान गर्म होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर क्या? गैस। वेजिटेशन भी हुआ जंगल में। वेजिटेशन का मतलब ही होता है वनस्पति, और वनस्पति तो आप सब जानते हैं ना, वन की संपत्ति। डिक्रीज इक्वेटर टू पोल। सर गूगल पे 16 सितंबर दिखा रहा है। ये क्या लिखा है? 16 सितंबर ही तो लिखा है। 2 क्लास में एक साथ पढ़ रहे हो क्या, कि कोई और टीचर कुछ और सिखा रहा है क्या? 16 सितंबर ही तो लिखा मैंने, वर्ल्ड ओजोन डे। और इसमें पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नोट करेक्ट पूछा था, इन्होंने 16 नवंबर दे रखा, तो 16 नवंबर गलत हुआ ना क्या? सर हाउ वाटर वेपर इज ए ग्रीन हाउस गैस। देखो वाटर वेपर गर्मी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो क्या करती है, जो सूरज की रोशनी होती है ना, जो भाप पानी बना था, ट्रैप करी थी, जब सूरज की रोशनी पानी पर गिरी थी, पानी बना भाप, तो जिसको उसने लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन उठाई थी वो हवा में मौजूद है और वो गर्मी बढ़ाएगी, वो हीट। तो इसीलिए एसी क्या काम करती, जब भी आप एसी देखते हो तो जिस भी घर में एसी होती वहां पर एक पाइप लगा होता है जिससे पानी बाहर गिरता रहता। वो क्या करता, उस कमरे की सारी वाटर वेपर को खींच ले रहा। जब वाटर वेपर खींची तो तापमान ऑटोमेटिक घट गया, और जब तापमान घटा ऑटोमेटिक तो पंखे चला दिए एसी में, फैन, सेट हो गया मामला। चलो आगे बढ़ते, अगला जाएगा डस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट जाएगा डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? तो
द सोलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इंक्लूड पार्टिकुलेट मैटर, सोल्ट पार्टिकल, स्मोक एंड वोल्केनिक एश। हमारे एटमोस्फियर के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जो मिल करके डस्ट पार्टिकल बनाती है? तो सबसे पहले तो पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स को डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। क्या होता है, हमारे जो हेयर के बाल की साइज है, हमारा जो हेयर है सॉरी, उसकी जो साइज है, उस साइज का भी एकदम छोटा सा हिस्सा, उस साइज का भी एकदम छोटा सा लिमिटेड पार्ट, वो आपका कहलाएगा यहां पर डस्ट पार्टिकल, वो आपका कहलाएगा पार्टिकुलेट मैटर। और पार्टिकुलेट मैटर्स को उनके डायमीटर के अनुसार क्या बोला जाता है? पार्टिकुलेट मैटर 0.25, पार्टिकुलेट मैटर 0.5, पार्टिकुलेट मैटर 0.25, पार्टिकुलेट मैटर 0.75, पार्टिकुलेट मैटर 10। ये सब उनकी माइक्रोमीटर के अकॉर्डिंग डायमीटर है। और दीस आर द इनहेलेबल, जब हम सांस लेते तो हमारी सांस के साथ अंदर भी चले जाते हैं। तो ये होते पार्टिकुलेट मैटर्स। आप बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स। तो पार्टिकुलेट मैटर्स हवा में पाए जाते हैं बहुत सारे, बिल्कुल सर। सोल्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सोल्ट पार्टिकल्स बड़े आसान होते हैं। जब रेत उड़ती है तो रेत हवा में मिक्स होती है। जब रेत हवा में मिक्स होती तो हवा के अंदर सोल्ट पार्टिकल्स ऐड होते हैं। सोल्ट क्या होता है? Na और Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब सोल्ट हैं। ये तो ये सब कहां से आते हैं? चट्टानों के अंदर से। जब चट्टानें टूट के हवा में विखंडित होगी, उड़ेगी, तो सोडियम भी ऐड होगा, क्लोरीन भी होगा। तो ये सोल्ट पार्टिकल्स है। कभी कभी ज्वालामुखी के फटने से भी ऐड होते हैं ये, हवा में जो धुआं ऐड होता है। तो सोल्ट पार्टिकल, स्मोक मतलब धुआं, और उसके बाद वोल्केनिक एश, ज्वालामुखी की राख, ये मिलकर के हमारे एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल का निर्माण करते हैं। The particulate matters help in scattering of solar radiation which aids the charming color during the time of dawn and dusk. सुबह और शाम के समय आपको स्काई के अंदर एक लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है, जिसके अंदर बड़ी ही एक उमंग होती है। उस रोशनी के अंदर एक ताकत होती है जो हमें यह बताती है कि वी विल गोइंग टू सक्सेस। वो जो रोशनी होती है, वो रोशनी एक उम्मीद की किरण जैसी होती है जो सुबह के साथ निकलती है, जो लाल रंग की रोशनी, कि आज का मेरा नया दिन शुरू हो रहा है। अब मैं इसका क्या करूंगा? मैं इसको पढ़ लूं, मैं इसे जाया कर दूं, मैं ओवर थिंकिंग कर लूं, मैं क्या कर लूं, जो भी, आज का मेरा पूरा दिन है। बट वो रोशनी जो निकलती है, उस रोशनी के अंदर एक माइक्रो सेकंड ही सही, बट एक उम्मीद होती है कि शायद आज कुछ अलग होगा, शायद आज कुछ बेहतरीन होगा। तो ये सोलर रेडिएशन के डस्ट पार्टिकल के ऊपर विखंडन की वजह से बनती है। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल के ऊपर जब ये टूटती है तो टूटने की वजह से हमें दिखाई देती। हमें नीला रंग क्यों दिखाई देता है? स्काई का रंग नीला थोड़ी है। जब डस्ट पार्टिकल के ऊपर विबग्योर टूटता है, विजिबल रेस, तो विजिबल रेस में ब्लू रेस सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होती है और हमारी आईज उसको देखने के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इस वजह से हमको ये दिखाई देती है। बट जब शाम का समय होता है, देखो ये है धरती, ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। दोपहर का मतलब क्या होगा? ये यहां पर मेरे माथे पर। और शाम का मतलब क्या होगा? मेरे लिए यहां, या फिर मेरे लिए यहां। सूरज जो है वो घूमता है ना, मतलब हम सूरज का राउंड घूमते हैं ना जनरली, तो चक्कर लगता है ऐसा। जब सूरज मेरे माथे पर होगा तो दोपहर होगी, और दोपहर में मुझे स्काई पूरा नीला दिखाई देता है। बट जब शाम का समय होगा तो शाम के समय में यही स्काई मुझे एकदम रेड दिखाई देता है यहां तक, और ये सुबह के वक्त भी पूरा रेड दिखाई देता। सर ऐसा क्यों कि शाम और सुबह ही रेड क्यों दिखाई देता? देखो, रेड जो होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। जो रेड वेव जो होती है ना, उसकी स्कैटरिंग एकदम कम होती है। तो जब क्या होता है कि शाम का समय होता है, तो शाम के समय में सूरज जो होता है, ये धरती है, ये धरती है, तो सूरज इधर आ जाता है और इधर से अपनी रोशनी फेंकता है तिरछी। जब रोशनी हमारी तरफ तिरछी आती है तो उसको एटमॉस्फेयर का ज्यादा हिस्सा कवर करना होता है, यहां से यहां तक। जब मॉर्निंग में था, जब दोपहर में था, तो सिर्फ इतना इलाका था, ये यहां से यहां तक। दोपहर में उसने सिर्फ इतना कवर किया ये, तो वहां पर ब्लू रेस दिख गई विबग्योर में। बट जब शाम का समय आया तो ब्लू रेस की हो गई स्कैटरिंग, सिर्फ एक लाल रेस ऐसी रही उस पूरे विबग्योर के अंदर जो कि टिकी रही, और वो लाल ही किरण हमको शाम और सुबह दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जब रोशनी तिरछी आती है तो उसको पाथ लंबा कवर करना होता है, और एक लाल रंग ऐसा होता है जो कि लंबी दूरी तय कर सकता है, आंखों के लिए भी और दिखाई देने के हिसाब से भी। जैसे हम सिग्नल की लाइट का भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था वो। द स्काइज अपीयर ब्लू जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन द डस्ट पार्टिकल्स। उन्हीं डस्ट पार्टिकल के ऊपर सोलर रेडिएशन के स्कैटरिंग के चलते स्काई भी हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है।
कि जब शाम होगी और जब सुबह होगी, जब रोशनी को ज्यादा मोटाई तय करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर की, तो सिर्फ लाल रंग जिंदा रहेगा। और जब दोपहर का टाइम रहेगा, जब मोटाई कम रहेगी, ठीक है, गर्म रहेगी हवा, उस समय आपको ज्यादा कलर दिखाई देंगे, मतलब ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सोल्ट पार्टिकल्स बिकम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट हो गया कि जितने भी सोल्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो स्काई के अंदर होते हैं, ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल आसमान में जब होल्ड रहते हैं, तो ये जो पानी की बूंदे, ये पानी जो भाप बन के धरती से ऊपर जाता है इवापोरेशन होकर के, ये भाप बन के गया हुआ पानी इन्हीं बादल, इन्हीं डस्ट पार्टिकल के अराउंड जाकर के चिपक जाता है ऐसे, और फिर होता निर्माण बादलों का। तो बादलों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन है जब हवा में डस्ट पार्टिकल है। जब हवा में डस्ट पार्टिकल है तो बादलों का निर्माण आसानी से हो सकता है। कैसे हो सकता है कि स्काई के अंदर डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल के अराउंड जाकर के वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो गई। जब वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो गई तो वाटर वेपर ने उस डस्ट पार्टिकल को सेंटर में ले लिया, न्यूक्लियस की तरह उसने रिएक्ट किया, तो बादलों का न्यूक्लियस उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। यहां से बादलों का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू? हाँ, ग्रीन येलो नहीं, देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते बेटा, अकेला रेडिएशन ही नहीं होता, उसके अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल, उस इलाके की क्लियरिटी, विजिबिलिटी, वहां पर मौजूद बादल, वहां की उमस, ये सब मिलकर के बताती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्काई। अभी तक हमने कंपोजिशन पढ़ा, तो कंपोजिशन के अंदर मैंने आपको वाटर वेपर, गैसेस और डस्ट पार्टिकल, ये तीनों मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ स्काई। स्ट्रक्चर मतलब कि हमने ईंट ले ली, सीमेंट ले ली, रेत ले ली और घर तो बना लिया, मतलब कंपोजिशन तो कर लिया गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर से। बट अब घर में कमरे कितने होंगे, कौन कैसा होगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो कंपोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ स्काई, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर विथ वेराइंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर्स होती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, और ये जो लेयर्स होती है ये बनी होती अलग अलग तापमान और अलग अलग घनत्व के अनुसार। मतलब आप इतना बात याद रखिएगा कि स्काई के अंदर जितने भी डस्ट, जितनी भी लेयर्स है, हर लेयर का एक अलग तापमान होगा, हर लेयर की एक अलग घनत्व होगा, किसके, स्काई के अंदर हमें दिखाई देगा। द डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस। ये पॉइंट प्लीज याद रखिएगा, ये कभी मत भूलना कि जो स्काई की डेंसिटी होती है, जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है, वो सबसे ज्यादा कहां पर होगी, आपकी अर्थ की सतह के पास, और ऊपर जाते आते डेंसिटी कम होने लगती है। यह प्रश्न पूछा गया था कि डेंसिटी में कैसा चेंज आता है जब कोई इंसान धरती की सतह से आसमान में ऊपर उड़े। तो डेंसिटी धीरे धीरे हवा की कम होने लगती है, हवा सबसे भारी नीचे होती है, और जितनी भी हवा ऊपर होती है वो लाइटर होती है, कम डेंस होती है। ओके, तो एयर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अर्थ मास। धरती के मास का इंटेग्रल पार्ट है धरती का एटमॉस्फेयर। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि धरती का एटमॉस्फेयर अलग है और धरती की सतह अलग है, उसी का जुड़ा हुआ हिस्सा है। अगर धरती का एटमॉस्फेयर धरती का हिस्सा नहीं होता, तो मैं हवा में अगर एक बॉल उछालता ना, तो बॉल मेरे हाथ में नहीं गिरती, मैं हवा में उछालता, धरती तो घूम चुकी होती, वो बॉल तो इधर गिरना चाहिए थी। या फिर कोई क्रिकेट की बॉल में एक छक्का मारे, तो छक्का आसमान में जाता है, वो बॉल जब वो आसमान में जाती है तो वहीं क्यों गिर जाती है, ग्राउंड को तो घूम जाना चाहिए धरती के साथ साथ, बॉल को कहीं और गिरना चाहिए, यही होना चाहिए था ना जनरली, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि धरती का एटमॉस्फेयर धरती की सतह का इंटीग्रल पार्ट है, उसके साथ साथ ही घूमता है। ओके, तो 99% ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। धरती की सतह से लगभग धरती की सतह से लगभग 32 किलोमीटर तक हमें दिखाई देता है। क्या
धरती का मेजर एटमॉस्फेयर, 99% अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें 32 किलोमीटर की हाइट तक मिलता है। द एयर इज कलरलेस, यहां पर जो हवा पाई जाती है उसका कोई रंग नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, वो फील होती जब वो बहती है। जब हवा स्काई के अंदर बहती है तो बहते हुए हमें फील होती है, तो इट फील व्हेन इट ब्लोस एज ए विंड। हो गए, स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया। सर स्काई दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? देते बेटा, दिखाई देते दिन में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा सबसे पहली लेयर। एटमॉस्फेयर की एक एक करके सारी लेयर शुरू कर रहा हूं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर। एरोप्लेन उड़ते भाई दूसरी लेयर में जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। चलो, तो ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर, धरती के एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर। धरती के एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड रफली एक्सटेंडेड टू 8 किलोमीटर एट पोल एंड 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। देखो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ध्यान सुन लेना, ये पॉइंट बड़े परेशान करते लोगों को और बाद में फिर रिपीट लिखना पड़ता है। हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट कुछ ऐसी है इस स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर का, ट्रोपोस्फियर की बात कर रहा हूं। इक्वेटर के पास इसकी हाइट है 18 किलोमीटर और इसी की हाइट पोल के पास है 8 किलोमीटर। जब आप एवरेज निकालोगे तो 18 प्लस 8 26 डिवाइडेड बाई 2 निकल के आ गया 13। तो 13 हमारे एटमॉस्फेयर की एवरेज हाइट है। 18 एट इक्वेटर एंड 8 एट पोल, एवरेज हाइट कितनी निकली? 13 जर। अब क्या होता है यहां पर सीन कि सर 18 इक्वेटर पर क्यों और पोल पर हाइट कम क्यों? बड़ा सिंपल सा कारण होता है कि इक्वेटर पर होती बहुत ज्यादा गर्मी। हम सब जानते हैं इक्वेटर के ऊपर सूरज की रोशनी जाती है। जब इक्वेटर के ऊपर सूरज की रोशनी जाती है तो उसकी वजह से उस इलाके पर गर्मी बढ़ती है। जब किसी भी इलाके पर गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के बढ़ने की वजह से उस इलाके की हवा गर्म हो जाती है, वो गर्म होकर के आसमान में ऊपर की तरफ उठती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा हॉट एयर बलून होता है, जब हॉट एयर बलून को आसमान में उड़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वो जला देते बर्नर। जब बर्नर जल जाता है तो आसमान में उड़ा ले जाता है। जब आपको नीचे उतरना होता है तो बर्नर बंद कर देते, हवा भारी होती जाती है और नीचे उतर जाती है। तो कहने का मतलब ये कि इक्वेटर पर गर्मी होने की वजह से हवा गर्म होकर के ऊपर उठती रोज। ये फिक्स याद रखना, ये कभी मत भूलना। इक्वेटर पर गर्मी होती है, हवा हो जाती है लाइटर और लाइटर हवा ऊपर उड़ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो वॉल्यूम बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ता मतलब हवा के बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ा मतलब उसकी डेंसिटी घटी, हवा लाइटर हुई और लाइटर हवा ऊपर की तरफ उड़ी। तो तापमान के बढ़ने की वजह से वॉल्यूम घट जाती। बराबर, इतना पॉइंट हमें समझ में आ गया। जब तापमान के बढ़ने की वजह से हवा की वॉल्यूम घट जाती, हवा लाइटर हो जाती, तो हवा आसमान में ऊपर की तरफ उठती। इस वजह से उसने ट्रोपोस्फियर की हाइट को खींच दिया 18 किलोमीटर तक। कहां पर? इक्वेटर के पास। बट यहां पर 8 किलोमीटर रह गई पोल के पास। क्यों? क्योंकि पोल के पास गर्मी नहीं होती, पोल के पास एकदम ठंड होती है। और जब उस हिस्से पर इतनी ज्यादा ठंड होगी तो ठंड होने की वजह से हम इतना तो जान ही सकते हैं, हम सभी लोग मानते हैं कि जहां ठंड होता है वहां पार्टिकल्स एकदम पास पास होते। आप आपस में ही देख लीजिए, जब ठंड होता है तो सभी लोग एकदम पास पास बैठने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी ठंड ना लगे। बट जब गर्मी होती तो सब थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं, अरे थोड़े दूर दूर बैठो, पंखे की हवा आने दो। एक ये मैंने एक उदाहरण लिया, इसको आप इंटरमोलिकुलर उससे नहीं जोड़ सकते, बट आप समझ सकते हो कि बस वैसे ही ठंड में मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, हवा भारी हो जाती। जब भारी हो जाती हवा तो हवा यहां पर डेंसर हो जाती और डेंसर हवा ना ऊपर नहीं उठ पाती, इसलिए इसकी हाइट कम होती। और यही कारण है कि ओजोन में होल पोल पर हुआ। क्यों? क्योंकि पोल पर हाइट 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर बाद ही स्ट्रेटोस्फियर लग जाता है जहां ओजोन पाई जाती। तो 8 किलोमीटर बहुत आसान रहा पोल्यूटेंट्स का जाना कंपेयर टू दिस 18 किलोमीटर। यहां पर 18 किलोमीटर है, रोज बारिश भी हो रही है तो पोल्यूटेंट ऊपर जाते, बारिश नीचे गिरा लेती। बट यहां पर कोई बारिश नहीं, यहां पर एकदम क्लियर स्काई, पोल्यूटेंट्स उठते गए। और जब पोल्यूटेंट्स को 8 किलोमीटर तय करना था तो उन्होंने स्ट्रेटोस्फियर में जाकर के ओजोन को तोड़ दिया।
एंड दिस इज द रीजन कि पोल पर कोई नहीं रहता, बट नुकसान पोल पर हुआ। ओके, ये बात सबको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो 8 और 18 किलोमीटर की हाइट क्लियर हुई। आगे, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ आर एटमोस्फियर। हमारे एटमोस्फियर की सबसे इंपोर्टेंट लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। क्यों? क्योंकि सारे मौसमी फिनोमिना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, कोहरे का छा जाना, उमस का हो जाना, तूफान का आ जाना, ये सारे मौसमी फिनोमिना इसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ट्रोपोस्फियर इज नोन एज जोन ऑफ मिक्सिंग। जोन ऑफ मिक्सिंग, ट्रोपोस्फियर को हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ मिक्सिंग। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। इट इज ए जोन वेयर एयर मिक्स्ड, दिस इज जोन ऑफ मिक्सिंग हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट एट 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रोपोस्फियर में इतना याद रखिएगा कि हाइट के साथ साथ तापमान घटता है। ये कभी मत भूलना, ये आपको पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर कि हाइट बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। कहां घटता है? तो इसमें क्षोभ मंडल के अंदर तापमान घटता है। जब क्षोभ मंडल में मैं यहां से ऊपर की तरफ जाता हूं तो हर 1 किलोमीटर में तापमान 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस होता है। ये पॉइंट याद रखना। अगर आप इस पॉइंट को समझ पाओ ना, तो आपको मैं इतना बड़ा बात अभी छोटे से शब्दों में कह दूं कि धरती की सतह का तापमान समझ लो, सब मोटा मोटा ले रहा हूं, सतह का तापमान समझ लो 24 डिग्री है अर्थ की सतह पर, है ना। अब जब हवा 1 किलोमीटर ऊपर गई तो 1 किलोमीटर में तापमान कितना घटता है? 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है 1 किलोमीटर में। तो 24 का तापमान कितना हो गया? 18। फिर जब 2 किलोमीटर गई तो कितना हो गया? 12। जब 3 किलोमीटर गई तो 6, और जब 4 किलोमीटर गई तो 4 किलोमीटर पर जाने पर तापमान हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो धरती के ऊपर जो हवा थी, हवा का तापमान धरती की सतह पर 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आसमान में ऊपर जाते जाते हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री घटा। धरती की सतह पर 24 था, हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री घटा। जब घटा तो 1 किलोमीटर में 18, दूसरे में 12, तीसरे में 6 और चौथे में 0। और जब तापमान 0 हो जाता, इस वहां पर जाकर के क्लाउड्स बनने लग जाते। दिस इज द रीजन कि आपको आसमान में बादल दिखाई देते। बादल धरती पर बने हुए नहीं दिखते। कहां दिखते? आसमान में। बादल कहां दिखते? आसमान में। क्यों? क्योंकि आसमान धीरे से ऊपर जाओगे ना, तापमान घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और जब घटता जाएगा तो ये जो 24 डिग्री के साथ हवा उड़ी थी, इसका तापमान जब घटेगा तो भाप जो होती है, अब आप ऐसे समझ लो कि पानी के ऊपर जो भाप रखी होती है, पानी के ऊपर, उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर आप जब दूध को गर्म करने के लिए रखते हो तो भाप ऊपर उड़ती है। तो पहले तो गैस होती है, बट ऊपर जब जाती है तो ठंडी हो जाती है। कैसे? किसी जब कंटेनर से हम ढक देते तो वहां पर पानी की बूंदें बन जाती। कब कब बनती? जब तापमान गिरता है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा तापमान गिर रहा, तापमान के गिरने के साथ साथ बादलों का निर्माण होता है। ओके, क्लियर हो गया। तो इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर इंक्रीज विद डिक्रीजिंग हाइट, जो कि कितना होता है? टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट, कितना? 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे हम बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसको हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझ लो। द रेट एट विच टेम्परेचर इन राइजिंग और सिंकिंग पार्सल विदाउट हीट एक्सचेंज इन सराउंडिंग। मतलब हवा के अंदर तापमान गिरे, हवा के अंदर तापमान गिर जाए हवा के ऊपर उठने या नीचे गिरने की वजह से, उसे एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। मतलब कि आप समझो, जब हवा आसमान में ऊपर की तरफ जाएगी, जब हवा आसमान में ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर जाते जाते हवा का जो प्रेशर है वो कम होगा। हवा जो है वो फैलती जाएगी तो हवा ठंडी हो जाएगी। बट जब हवा नीचे की तरफ आएगी तो प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स पास पास आते जाएंगे और गर्म हो जाएगी। तो एटमॉस्फेयर में हीट को एक्सचेंज करने की बजाय ऊपर और नीचे जाने पर हवा में जो तापमान में चेंज आता है उसे हम एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। उसे हम एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। ओके, और ये तापमान को घटने के फिनोमिना को एडियाबेटिक लैप्स रेट या फिर इसे हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी बोलते हैं। लैप्स रेट का मतलब होता है गिरावट की दर, तापमान की गिरावट की दर। ठीक। द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज मोर नियर इक्वेटर एंड लेस नियर पोल। जो हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की वो इक्वेटर पर ज्यादा होती, पोल पर कम होती, मैं आपको बता चुका हूं।
क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी होगी। धरती के हर हिस्से में जहां गर्मी होगी वहां ट्रोपोस्फियर की हाइट ज्यादा होगी, धरती के हर हिस्से में जहां ठंड होगी वहां ट्रोपोस्फियर की हाइट कम होगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर चेंज सीजनली, सीजन टू सीजन चेंज होती। जैसे इंडिया में गर्मी पड़ रही तो गर्मी पड़ रही तो हाइट बढ़ जाएगी क्योंकि हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी। जब ठंड पड़ती है तो हाइट घट जाएगी क्योंकि हवा नीचे आ चुकी। तो द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर चेंज सीजनली एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपोस। ट्रोपोस्फियर का सबसे उच्चतम बिंदु जो होता है उसे ट्रोपोपोस बोलते हैं। वाई ट्रोपोस्फियर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये सब यहीं पर होते हैं। हवा का चलना, बिजली का गरजना, बारिश का होना, ये सब इंपॉर्टेंट भी है और सब यहीं होते हैं, इसलिए ये लेयर इंपॉर्टेंट है। सर फोग क्यों दिखता है रास्ते में? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब फोग कब आता है? फोग आता है ठंड में। फोग कब आता है? ठंड में। गर्मी में तो नहीं होता ना। तो ठंड में तापमान कितना होता है सतह का? 5 डिग्री, 6 डिग्री, ये तापमान चला जाता हमारे इधर। तो बस वो हवा 1 किलोमीटर भी ऊपर नहीं उड़ पाती और यहीं कंडेंस हो जाती। और यहीं पर अब ठंड होता है, इतना ज्यादा पानी हवा में होता नहीं कि बादल बना, तो फोग बना लेती है। फोग क्या है? बादल का छोटा भाई। अगला आ जाएगा सेकंड लेयर ऑफ एटमोस्फियर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इज सेकंड लेयर, इसको समताप मंडल बोलते हैं। इट इज ए सेकंड लेयर ऑफ एटमोस्फियर, हियर टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। हाइट के बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, तापमान बढ़ता है। ये उल्टा हो गया, वहां पर हाइट के बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ रहा था, घट रहा था। यहां पर हाइट के बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है। नो वेदर फिनोमिना ओकर इन दिस लेयर। इस लेयर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वेदर फिनोमिना नहीं आता। ना बारिश होती है, ना बादल बनते, ना तूफान आता है। जो होता है सब ट्रोपोस्फियर में हुआ, उसके बाद ये हमारा कोई काम का नहीं। ठीक है, तो यहां पर तापमान जो होता है वो बढ़ता है। हाइट 15 से 50 किलोमीटर की होती है, जो मैं आपको बता चुका हूं। 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की हाइट होती है। इन लोअर स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। ओजोन जो होती है वो लोअर स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, विच इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। सूरज की जो पराबैंगनी किरण धरती पर आकर के गिरती है, उन हार्मफुल पराबैंगनी किरणों से ये हमारी रक्षा करती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन? ओजोन। और जब ओजोन की और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की लड़ाई होती है, इस लड़ाई के कारण ही हमें इस लेयर के अंदर तापमान में बढ़ोतरी दिखाई देती है। तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन दोनों लेयर्स के अंदर लड़ाई चलती है। किस किस के अंदर? एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ओजोन। जब इन दोनों में बॉम्बार्डिंग होती है तो इस इलाके का तापमान बढ़ जाता है। सम टाइम, कभी कभार सिरस क्लाउड हमें यहां दिख जाते हैं। आपने देखा होगा मार्च के महीने में आसमान में जो क्लाउड होते हैं ना, जो कभी नहीं बरसते, एकदम वो सिल्क की तरह अपीयरेंस होता है उनका, धुएं की तरह, बहुत ऊपर आसमान में, वैसे क्लाउड हमें स्काई के अंदर दिखाई देते जो चमकते, तो उनको हम मदर पर्ल क्लाउड बोलते हैं। कोई ऐसा बड़ा फिनोमेना नहीं है, कोई ज्यादा भारी शब्द पे मत जाइए कि ऐसी क्या बड़ी चीज है क्या, नहीं, ये नॉर्मल चमकते हुए दिखाई देते जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती। मदर पर्ल क्लाउड। ये बहुत ऊपर जो कभी दिख जाते हैं ऐसे, ये बादल, ये कभी नहीं बरसते। ठीक, ये कहां दिखेंगे? जिस इलाके में ट्रोपोस्फियर की हाइट थोड़ी कम होगी। चलो, तीसरी लेयर आ जाती मिजोस्फियर। थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज मिजोस्फियर। मिजोस्फियर को हम बोलते हैं मध्यमंडल। इसके बारे में कुछ और कहा जाता है। इट इज ए ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। देखो, पहली लेयर का नाम आया, पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर का नाम है मिजोस्फियर, चौथी लेयर का नाम है थर्मोस्फियर। तो ये जो लेयर है
ये थर्मोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में एज ए ट्रांजिशन का काम करती है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक ये फैली होती है। बर्निंग मीटेरोइड्स आर सीन इन मिजोस्फीयर, हमें मिजोस्फीयर के अंदर जलते हुए मीटेरोइड्स दिखाई देते हैं। बर्निंग मीटेरोइड्स आर सीन इन मिजोस्फीयर। ओके, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मिजोस्फीयर इज मिजोपोस। मिजोस्फीयर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं मिजोस्फीयर, मिजोपोस, जहां पर तापमान -90 डिग्री होता है। इट इज कोल्डेस्ट पॉइंट। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मिजोस्फीयर इज मिजोपोस। मिजोस्फीयर जो होता है मध्यमंडल, उसका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है उसे मिजोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर का टॉप मोस्ट पॉइंट ट्रोपोपोस, स्ट्रेटोस्फीयर का टॉप मोस्ट पॉइंट स्ट्रेटोपोस, मिजोस्फीयर का टॉप मोस्ट पॉइंट मिजोपोस। तो मिजोपोस तक जाते आते तापमान घट जाता है। तो याद रखना कि ये एक ऐसी लेयर है वेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। हाइट के साथ साथ जहां तापमान घटता है उसे मिजोस्फीयर बोलते हैं। हाइट बढ़ेगी तापमान घटेगा, तो हाइट के साथ साथ जहां तापमान घटता है दैट लेयर इज नोन एज मिजोस्फीयर। और मिजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ आवर एटमोस्फियर। हमारे पूरे एटमोस्फियर का कोल्डेस्ट पॉइंट है मिजोस्फीयर, और वो कितना है -90 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट लेयर आ गई थर्मोस्फियर। अब थर्मोस्फियर में तापमान फिर बढ़ेगा। कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। हियर द डेंसिटी ऑफ एटमोस्फियर इज वेरी लो। हम सभी जानते हैं कि धरती की सतह पर एटमोस्फियर की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, और जैसे ही मैं हाइट पर ऊपर जाता गया एटमोस्फियर की डेंसिटी घटती गई। तो यहां पर एटमोस्फियर की डेंसिटी बहुत कम होती है। थर्मोस्फियर को फर्दर दो भाग में तोड़ा गया बेटा। थर्मोस्फियर को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक आइनोस्फियर और एक एक्सोस्फियर। आइनोस्फियर का मतलब होता आयतन मंडल, और एक्सोस्फियर का मतलब होता बाह्य मंडल। तो यहां पर इसको दो भाग में तोड़ा गया। पहला आइनोस्फियर के बारे में हम पढ़ते हैं। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम 80 टू 640 किलोमीटर। ये थर्मोस्फियर वो लेयर है जहां पर अरोरास दिखते हैं। अरोरास क्या होता आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो आइनोस्फियर वो पॉइंट हो जाता हमारे एटमोस्फियर का जिसकी हाइट 80 से 640 किलोमीटर की होती। द नंबर ऑफ आयोनिक लेयर्स आर प्रेजेंट हियर। इसके अंदर कई सारे आयोनिक लेयर्स होती है, और वही आयोनिक लेयर्स रिफ्लेक्शन करके हमारी कम्युनिकेशन में मदद करती है। तो यहां पर डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, रेडियो की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर्स बनी है आइनोस्फियर के अंदर। अब जैसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडियो हुआ तो जी लेयर रिफ्लेक्ट करेगी, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी कम थी तो डी लेयर रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये क्या करती? रिफ्लेक्ट करती ताकि हमारा कम्युनिकेशन हो पाए। तो डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, ये सारी लेयर्स बनी है हमारे आइनोस्फियर के अंदर। ओके, तो द लेयर इज फॉर्म्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयोन्स। यहां पर कई सारे आयंस पाए जाते हैं जो चार्ज पार्टिकल होती है, विच एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सूरज से हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस इलाके का तापमान बढ़ा देते हैं। हमने पढ़ा ना तापमान इसमें बढ़ता है, इस वजह से बढ़ता है। आखिरी लेयर आ गई एग्जोस्फियर, सबसे बाहर की लेयर, सबसे बाहर। तो इट रिप्रेजेंट द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर। यहां पर हाइड्रोजन पाई जाती है, लाइटर गैस है ना हाइड्रोजन। डेंसिटी एकदम कम है, डेंसिटी एकदम कम। अब आप थोड़ा टेम्परेचर का ग्राफ जान लो, आप कंफ्यूज हो रहे थे ना। देखो, जहां पर हाइट के बढ़ने के साथ साथ तापमान घटे, ये तापमान जो माइनस में आया दैट इज ट्रोपोस्फियर। फिर ट्रोपोस्फियर का जो ट्रोपोपोस पॉइंट होता है दैट इज आइसोथर्मल लेयर। ये जो ट्रोपोपोस होता है, इस ट्रोपोपोस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब यहां पर तापमान कुछ देर के लिए समान रहता है। जहां आइसो वर्ड हो ना, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसो हाइट,
आइसोहेलाइन, इसका मतलब होता है समान तापमान, समान प्रेशर, समान सेलेनिटी, समान बारिश, समान जंगल, एक जैसे। तो वैसे ही जहां पर एक समान तापमान रहेगा उसे आइसोथर्मल लाइन बोलेंगे। तो ट्रोपोपोज इज आइसोथर्मल एरिया। तो हाइट के साथ ट्रोपोस्फियर में तापमान घटा, पर ट्रोपोपोज पर तापमान समान रहा। फिर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में तापमान घटता बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ओजोन की लड़ाई हुई। फिर स्ट्रेटोपोज आया, स्ट्रेटोपोज के बाद मिजोस्फियर, मिजोस्फियर में हाइट के साथ तापमान घटता गया, और मिजोपोज इज द कोल्डेस्ट पॉइंट, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट पॉइंट। तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड, मिजोपोज बन गया। फिर उसके बाद आ जाएगा थर्मोपोज, और वहां से निकल जाएगा मिजोपोज। उसके बाद आया थर्मोपोज, थर्मोस्फियर, और बस फिर बढ़ता जाएगा सूरज तक। हाँ, कई सारे प्लैनेट में एटमॉस्फेयर है। धरती का ब्रीदेबल है, क्योंकि धरती एक गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर आती है, मतलब कि जहां पर सारी चीजें सिस्टमेटिक हो। सर, डीप सी क्रिएचर आर कमिंग आउट फ्रॉम सी, इट इज ए साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन। सर प्लीज टेल मी। एक काम करो करणप्रीत सिंह, आप डिफेंस वाला चैनल सर्च करो, और डिफेंस वाले चैनल को सर्च करने के साथ उस पर लिख देना और फिश, या फिर डूम्स डे फिश, ऐसा लिखना। डिफेंस वाला चैनल स्पेस डूम्स डे फिश। वहां पर मैंने एक शॉर्ट बनाया, और उस शॉर्ट के अंदर आपकी सारी चीजें एक्सप्लेन करी जो आपको जानना है। ओके, कि उस मछली से कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा, कितना डरना चाहिए, क्यों नहीं डरना चाहिए, ऐसा कहां कहां हुआ है, ऐतिहासिक घटना है, वो सारी मैंने वहां पर बता दी। तो आप जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी है, होना भी चाहिए, वहां पर जाकर के मिल जाएगा आपको। अगला पॉइंट आ जाता अरोरास। अरोरास हमारे एटमॉस्फेयर के थर्मोस्फियर में पाए जाते हैं। अरोरास क्या होते हैं? देखो, सूरज से आते हैं तेज सोलर स्टॉर्म, यह है सन, और यह है हमारी अर्थ। ये अर्थ है। अब अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो सूरज से तेज सोलर के स्टॉर्म्स आते, सूरज की किरणों के स्टॉर्म्स। इन स्टॉर्म्स के अंदर इतनी ताकत होती है कि धरती के एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। बट धरती के पास होती मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इन अरोरास को धरती के अंदर नहीं जाने देती, इन सोलर स्टॉर्म्स को, और ये धरती के एटमॉस्फेयर में ही फूट जाते हैं। तो थर्मोस्फियर की लेयर के अंदर हमें ये दिखाई देते हैं। ये आपको इसको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये सूरज से निकलते ऐसे सोलर स्टॉर्म्स, ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड, ये इनको आने ही नहीं देता। इनमें इतनी ताकत होती कि हमको फोड़ दे, बट धरती हमारी सुरक्षा कर लेती इस मैग्नेटिक फील्ड से, और ऐसे चार्मिंग कलर दिखते हैं। आया समझ में? ये सूरज से आते हैं और धरती पर हमारे थर्मोस्फियर में हमको दिखाई देते हैं। 2023 में ये लद्दाख के अंदर भी दिखे। जनरली ये बड़ी बड़ी, मतलब ये जनरली नॉर्थ और साउथ बड़ी लेटीट्यूड्स पर आने वाली कंट्रीज में दिखते हैं। ठीक है, ठीक। तो अरोरास जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, आर नोन एज अरोरास बोरियोलिस। अरोरास जो सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं
अरोरास ऑस्ट्रियोलिस, अरोरास ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोरियोलिस, सदर्न हेमिस्फीयर ऑस्ट्रियोलिस। ये सोलार फ्लेयर्स आए, सूरज के स्टॉर्म्स जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में फूट गए। ओके, क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो पहला क्वेश्चन, इन टर्म जीआईएस, जी स्टैंड फॉर, जो टर्म है जीआईएस उसमें जी क्या स्टैंड करता है? ग्लोबल, जियोग्राफिक, गुडनेस या जियोलॉजिकल? जियोग्राफिक। अगला, लेटीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इंडिकेशन ऑफ इट्स, किसी भी जगह की लेटीट्यूड क्या बताती है? वहां का समय, वहां की हाइट, वहां की बारिश या वहां का तापमान? धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा, मेरा दीप कहाँ? हाँ, आंसर आ जाएगा हमारा डी, दैट इज टेम्परेचर। लेटीट्यूड होती किसी भी जगह की, वो वहां का तापमान बताती है। कोई बेवकूफ ही होगा जो टाइम लिखेगा। टाइम के लिए हम लोगों ने पढ़ी थी लॉन्गिट्यूड टाइम जोन। अगला, ट्रोपोस्फियर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ लोअर एटमोस्फियर बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू सन, देर इज चार्ज पार्टिकल इन इट, इट इज हीटेड बाय अर्थ सरफेस, हीट इज जनरेटेड इन इट। इसके अंदर हीट जन्म लेती, क्या होता है? एयरप्लेन उड़ता बेटा 10 से 20 किलोमीटर के बीच में। इट इज हीटेड बाय अर्थ सरफेस, लोअर एटमोस्फियर से गर्म होता रिफ्लेक्शन की वजह से। अगला, द द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इन विच आइडियल कंडीशन फॉर द फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के फ्लाई करने के लिए
अब आ रही आवाज? ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? बी, स्ट्रेटोस्फियर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव आर सरफेस वेव? कौन सी अर्थक्वेक की दो वेव सरफेस वेव है? विच टू वेव ऑफ अर्थक्वेक आर सरफेस वेव? बताइए, इजी क्वेश्चन है। करें? चलो, कौन कौन सी? लव वेव एंड रिलिक वेव। 54%। जियोमॉर्फोलॉजी के कोई ठिकाने नहीं है। अगला, फोबोस एंड डीमोस आर टू नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? फोबोस और डीमोस किसकी सैटेलाइट है? फोबोस एंड डीमोस आर सैटेलाइट ऑफ मार्स। वेरी गुड। वेयर डज मोस्ट ऑफ वेदर फिनोमेना टुक्स प्लेस? बहुत बढ़िया, ट्रोपोस्फियर। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप? एक तरफ है यूरोप, एक तरफ है एशिया और एक तरफ है अफ्रीका। इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर एक कंट्री आती है, इसका नाम है साइप्रस। अब मैंने ये टिक तो कर दिया, कम से कम इसकी लोकेशन तो चेक करना कि इसको ट्राई जंक्शन पर क्यों बोला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स मैप ऑन इट्स फ्लैग? उसके देश का नक्शा उसके झंडे पर बना है। उसके देश का नक्शा उसके झंडे पर बना, ऐसी कौन सी कंट्री है? तो वेरी सिंपल, जिसका नक्शा उस देश का नक्शा उस देश के झंडे पर बना है, दैट इज साइप्रस। यही है वो देश। अगला, द अर्थ टिल्टेड टू इट्स एक्सिस डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। धरती कितने डिग्री के एंगल पर टिल्टेड है उसके ऑर्बिटल प्लेन से? धरती अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री के एंगल पर टिल्टेड है? एट्टी 84.25, बिल्कुल सही। अगला, मेडागास्कर इज द ओनली होम ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ। मेडागास्कर में किसकी स्पीसी पाई जाती थी जिसको हमने एक कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया था?
तो क्या था, जिराफ, हिपोपोटेमस, लेमूर या ओरंगटम? ये कौन से होते हैं जो मेडागास्कर में और उसमें पाए जाते हैं, अपने वेस्टर्न घाट्स में? याद करो, जब मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बता रहा था तो इस जानवर का नाम मैंने बताया था आपको। लेमूरिया, लेमूर। अगला, लिम्नोलॉजी रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, याद करो मैंने जब आपको केव्स का बनना पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको लिम्नो, अच्छा, लिम्नोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, आपको नहीं पढ़ाया हो, विराट में पढ़ाया। तो लेक्स और पॉन्ड की स्टडी को लिम्नोलॉजी बोलते हैं, गुफा की स्टडी को स्पीलियोलॉजी। व्हेन द अर्थ इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जब धरती सूरज से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है उसे क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन, एपहेलियन, एपोजी, पेरीजी? एपहेलियन। मैक्सिमम डिस्टेंस पे एपहेलियन होता है 67% लोगों ने। चलिए एंड करता हूं मैं आज की क्लास को यहीं पर। कल की क्लास के अंदर हम एक नया लेक्चर जानेंगे जिसका नाम होगा तापमान, इंसोलेशन और टेम्परेचर, कि धरती का तापमान बढ़ता कैसे है, एटमॉस्फेयर का, कहां से नापते हैं, कैसे उसको जन्म दिया जाता है सूरज के अंदर के मैकेनिज्म से लेके आखिरी तक। इजीएस्ट वे टू रिवाइज ज्योग्राफी इज शॉर्ट नोट्स, जो हम सभी लेक्चर के दरमियान बनाते हैं। जिसने भी वो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।